हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग भारत के संविधान के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत मुख्य रूप से आज के इस क्लास में राष्ट्रपति का अध्ययन किया जाएगा और इसमें हमारे संविधान में राष्ट्रपति से संबंध में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक उल्लेख किया गया है, जिसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के संबंध में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, ऐसा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 52 में किया गया है। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की रीति का उल्लेख किया गया है। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एवं एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान की जो प्रक्रिया होगी वह गुप्त होगी। इसके अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वह 5 वर्ष की होगी, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का तात्पर्य है कि पुनर्निर्वाचन के संबंध में किसी तरह का कोई भी हमारे संविधान में प्रतिबंध नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो गई होती है। उसके साथ साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो और इसके साथ ही साथ किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति न हो। लाभ के पद पर का तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी से है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्य के राज्यपाल हो गए, मंत्री हो गए। इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। अगर वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसको लाभ का पद माना गया है, तो इस तरह से वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। तो पहला शर्त यह है कि वह संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह ऐसा है, यानी अर्थात किसी भी सदन का वह सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो वह उस सदन की सदस्यता स्वतः ही क्या मान ली जाती है, समाप्त मान ली जाती है। इसके बाद से दूसरा है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा है राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार हो जाता है। और चौथा है राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया। इसके बाद से देखते हैं अनुच्छेद नंबर 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो हमारे संसद को यह अधिकार है कि महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। और यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पूर्व यानी कि 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है और राष्ट्रपति महोदय या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके सफाई के तौर पर अपनी बात को रख सकते हैं। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है सदन के किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। यदि सफाई के बाद से सदन संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में यदि दोनों सदनों से महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। इसके बाद से अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने का उल्लेख, अर्थात यदि किसी भी कारणों से यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो अगले 6 माह के अंदर जो है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं। मुख्य रूप से यहाँ 7 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला है कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा है न्यायिक शक्ति, चौथा है सैन्य शक्ति, पांचवा है विवेकी शक्ति, छठवां है आपातकालीन शक्ति और सातवां है वीटो शक्ति, जिसको हम लोग एक एक क्रम से देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की संबंधित शक्ति में मुख्य रूप से विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें सबसे पहला अधिकार है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है।
तीसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनेक प्रकार के आयोगों के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति विदेशी राजनयिकों के आमंत्रण पत्र को स्वीकार करने का भी अधिकार रखते हैं तथा राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इसके बाद से हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का मतलब है कि विधि बनाने से संबंध में, यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। चूंकि आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, यानी कि जब भी लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति महोदय के संबोधन से ही प्रारंभ होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की भी शक्ति प्राप्त है। इसके साथ साथ अगला जो है तीसरा है वह है राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने, संसद सत्र को सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति क्या की गई है, प्रदान की गई है। और चौथा जो शक्ति है वह है राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की यह विधायी शक्तियाँ थीं। उसके बाद से राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्ति व क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या सजा में छूट देने या निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है। जिसमें से मुख्य रूप से क्षमादान की शक्ति 3 प्रकार की है, जिसमें से पहला है क्षमा, यानी कि इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड से पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद से अगला है लघुकरण। लघुकरण से तात्पर्य यह है कि दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को मिला हुआ है तो इसको लघुकरण कर दिया जाएगा और इस मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा है परिहार। इसका अर्थ है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही उसकी अवधि को कम कर देना। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास मिले हुए हैं तो इस कठोर कारावास को कठोर कारावास ही रहने दिया जाएगा, परंतु इसकी जो समय की अवधि है वह कम कर दी जाएगी, 1 वर्ष कर दी जाएगी, तो उसको हम परिहार कहते हैं। इसके बाद से आता है आपका विराम। विराम में क्या होता है, इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था की कारण इसमें क्षमा कर दिया जाता है। 5वां है प्रविलंबन। इसका अर्थ है किसी दंड विशेष मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को सैन्य के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा तथा सैन्य बलों के विस्तार हेतु आदेश देने की शक्ति क्या की गई है, प्रदान की गई है। इसके बाद से राष्ट्रपति को विवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। विवेकी शक्ति का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हुए कार्य करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से अपना कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थिति में वह अपने विवेक का भी प्रयोग करता है, जो इस प्रकार से है। जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह किस प्रकार से लोकसभा में बहुमत सिद्ध करेगा। इसके साथ साथ पद धारण के लिए किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जा रही है, उस स्थिति में फिर से नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति महोदय स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनुच्छेदों का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 352, 356 और 360। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति में अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत किस प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि पूरे भारत या किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
इसके साथ ही साथ यह आपातकाल की घोषणा के बाद से 1 माह के अंदर संसद से अनुमोदित होना आवश्यक होता है, नहीं तो यह आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस तरह की घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। इसके बाद से अनुच्छेद 300 जो 56 है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं या फिर संविधान के अनुरूप राज्य की जो सरकार है वो आचरण नहीं करती है, तो इस स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इसके बाद से अगला जो अनुच्छेद है वह है 360। 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्ति का उपयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके बाद से लास्ट में आता है वीटो पावर की शक्ति, और यह वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण वीटो, निरोधात्मक वीटो और पॉकेट वीटो। इसके बाद से हम देखते हैं कि आखिर पूर्ण वीटो क्या होता है। पूर्ण वीटो का तात्पर्य यह होता है कि विधेयक पर रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति पूर्ण रूप से जो है कि विधेयक पर रोक लगा देते हैं, जिसको पूर्ण वीटो कहा जाता है। इसके बाद से है आपका निरोधात्मक वीटो, संसद को पुनर्विचार के लिए भेजना या फिर निलंबित करना निलंबित वीटो कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति फिर से उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस करते हैं, तो इसको हम निरोधात्मक वीटो के नाम से जानते हैं। इसके बाद से लास्ट में आता है आपका पॉकेट वीटो। इस पॉकेट वीटो का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति न तो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, न ही उसको जो है कि किसी सदन में पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई को राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसको हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ ही साथ हम लोगों का जो राष्ट्रपति है का चैप्टर है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा फिर से अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत